सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा, आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ेंगे। न्यूटन एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक नियम दिया था कि यदि किसी वस्तु को हम मान लो ऊपर से गिराते हैं तो वो नीचे ही आती है। यदि किसी वस्तु को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है ना? उसका क्या कारण है? तो उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी के अंदर कोई एक आकर्षण बल लगता है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कुछ न कुछ आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल के कारण ही वस्तु नीचे की ओर गिरती है। और मान लो कि दो वस्तु यदि है, मान लो हमारे पास यदि हमारे पास दो वस्तु है तो उनके बीच में भी आकर्षण बल लगेगा और उस आकर्षण बल के कारण दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और उस आकर्षण बल के कारण ही वस्तुएं क्या करती है, एक दूसरे के चक्कर लगाती है। ब्रह्मांड का नियम है कि जब भी किसी दो वस्तु के बीच में आकर्षण बल लगेगा तो उस आकर्षण बल के कारण ही वस्तुएं क्या करती है, एक दूसरे का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि एक पृथ्वी है और एक कोई दूसरी वस्तु है, मान लो ग्रह या कोई उपग्रह मान लो पृथ्वी का। तो ये जो वस्तु है और ये पृथ्वी, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल को संतुलित करने के लिए ही क्या होता है कि वो एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। उस आकर्षण बल के कारण ही एक अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण से वस्तु क्या होती है, चक्कर लगाना शुरू होती है। तो नियम क्या होता है कि ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं होगी वो सब एक दूसरे को आकर्षित करती है और उस आकर्षण बल का मान सर्वप्रथम न्यूटन ने एक फार्मूले के रूप में, एक सूत्र के रूप में ज्ञात किया था। वो सूत्र आज हम देखेंगे। तो जितनी वस्तुएं होती, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बता रखा कि ये वस्तु हमेशा नीचे की ओर गिरती है। न्यूटन महोदय हमारे पास, तो कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है। ये एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से एक एप्पल गिरा तो उनको लगा कि एक ऐसी कोई शक्ति है, पावर है, जिसके कारण से वस्तु क्या होती है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। और उसी दिन से इन्होंने आकर्षण नियम पर काम करना शुरू कर दिया था। तो ये हमारे पास ग्रह है, जितने भी ग्रह है, पहले 9 ग्रह था। ये प्लूटो ग्रह, देखो प्लूटो ग्रह क्या होता है कि ये दूसरी कक्षाओं से गुजरने लगता है, इसलिए इसको ग्रह से हटा दिया है ना। अभी वर्तमान में 8 ही ग्रह है, पहले 9 ग्रह थे। तो ये जो प्लूटो ग्रह जो दिख रहा है, ये क्या होता है, दूसरी कक्षाओं से ये इस कक्षा में घुस जाता है और दूसरी कक्षा से गुजरता है, इसकी कक्षा में से गुजरता है या इसकी कक्षा में से गुजरने लगता है। तो ये उपग्रह जो होते हैं अपनी कक्षा फिक्स होती है, उसी कक्षा में रहते हैं, दूसरी की कक्षा में से नहीं गुजरते। इसलिए प्लूटो को क्या किया था, ग्रह से उसमें से हटा दिया। तो दो हमारे पास वस्तुएं होगी, एक M1 द्रव्यमान की और एक M2 द्रव्यमान की। इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ये भी F1 लगा रहा, ये वस्तु इस पर बल लगाएगी, ये वस्तु इस पर बल लगाएगी। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगी, दोनों एक दूसरे पर बल लगेगी। तो इस बल का परिमाण, मान कितना होगा, ये सर्वप्रथम न्यूटन ने अपने नियम के आधार पर बताया था। कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व या ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी पिंड होते हैं वो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि यदि पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो उनके बीच में आकर्षण बल का मान भी अधिक होगा। तो पहला पॉइंट ये था कि मान लो दो पिंड है, M1 और M2 द्रव्यमान के, इनके बीच में F बल लग रहा है, फोर्स F लग रहा है। तो F का मान जो होता है इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, M1 × M2। यानी बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरा बल क्या होगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान, ये मास है, द्रव्यमान है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती, डिस्टेंस d के या r के, d के, यहाँ हमने r ले रखा है, d ले रखा है, इसको d मान लो चाहो तो, d r ले लो, दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। दो मेन पॉइंट है क्या, कि बल, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी d दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, और उसके वर्ग के, इसका स्क्वायर ध्यान रखें,
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नियम समझ में आया होगा कि बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के नाम से हम जानते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये और ये दोनों को, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान d का स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनल लगाते थे, कांस्टेंट लगाते G m1 m2 अपान d का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास बल का मान आया न्यूटन में एसआई पद्धति में। तो F इक्वल टू जाए कैपिटल G m1 m2 अपान d का स्क्वायर। कैपिटल G जो होता है वो एक नियतांक होता है जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल। और इसका जो मान होता है, ये एक वैज्ञानिक है हेनरी कैवेंडियस डीएस, इन्होंने ज्ञात किया था। और इसका जो मान आता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये मान अपने को याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम। इसको प्लस करो, किलोग्राम नीचे आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम हो गया। क्या ब्रह्मांड में जितने पिंड होंगे सब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, उस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और उस बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों को कंबाइन कर देना, मिला देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ कांस्टेंट लगा देना जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसका जो मान होता है हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम का स्क्वायर होता है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें जो कैपिटल जी की जो अपन डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ ये बता रहा था कि एक समानुपाती m1 m2 और एक समानुपाती r का स्क्वायर। r के लिए हम d भी ले सकते हैं, डिस्टेंस। इन दोनों को कंबाइन किया था और ये मान हमारे पास में आया था F इक्वल टू जी m1 m2 अपान d का स्क्वायर या r का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना कि इनमें कैपिटल जी का मान हमने निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम का स्क्वायर। इसका जो मान होता है ये कांस्टेंट होता है, ताप दाब आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं इसको, ताप टेम्परेचर से प्रेशर से कोई लेना नहीं। अब यहाँ पर हम कैपिटल जी की डेफिनेशन देखेंगे, जी की परिभाषा। कैपिटल जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसकी डेफिनेशन देखें क्या होती है। देखो, यदि हमने m1 और m2 का मान 1 किलोग्राम रख दिया, 1 रख दिया, यूनिट रख दिया, और r का मान 1 रख दिया, यदि हमें यहाँ पर m1 और m2 का मान कितना रख दिया 1, F इक्वल टू क्या आएगा कैपिटल जी m1 का मान 1, m2 का मान 1 और r है d का मान भी 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में F इक्वल टू ये 1 1 हट जाएगा, F इक्वल टू क्या आएगा g, F इक्वल टू g। ये जब एकांक द्रव्यमान के दोनों के द्रव्यमान कितना हो, एकांक द्रव्यमान के दो पिंड है, दो बॉडी है हमारे पास जिसका मास कितना यूनिट है। एकांक द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे हो और उनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होना चाहिए, r या d का मान 1 होना चाहिए। तब वो जितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जितने बल से क्या करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उस आकर्षण बल को ही हम कैपिटल जी के नाम से या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको कहेंगे, एकांक द्रव्यमान के दो पिंड, द्रव्यमान दोनों को यूनिट मान लेंगे, एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे हो, दोनों बीच की डिस्टेंस भी यूनिट होना चाहिए एकांक, तो उनके बीच जितना आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल का मान कैपिटल जी के बराबर होता है, या उसी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। अब इसकी जो ध्यान रखना है कि कैपिटल जी होती है वो हमारे पास में एक अदिश राशि होती है और ये बल सदिश राशि होती है। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर एक आर के रूप में प्रदर्शित करेंगे। आर के जो होता है वो डायरेक्शन दिशा को प्रदर्शित करता है, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। जब हम दिशा की बात करते हैं तो यहाँ आर के ऊपर एक केंद्र लगा देते हैं, आर के, ये एक एकांक सदिश यानी दिशा को प्रदर्शित करता है। एक्स वाई जेड किसी दिशा में बल हो सकता है, इसलिए इसको यदि सदिश के रूप में लिखना है आर के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। और एक चीज याद रखना, कैपिटल जी जो होता है वो अदिश राशि होती है, कैपिटल जी अदिश राशि होती है, इसका मान सभी स्थानों पर एक समान होता है
और इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर होता है। और दूसरी चीज इसकी यदि डायमेंशन निकाले विमा, तो विमा भी हम निकाल सकते हैं। विमा कैसे निकालेंगे, यहाँ से जी का मान निकालो, जी इक्वल टू एफ इंटू आर का स्क्वायर, एफ इंटू आर का स्क्वायर अपान m1 इंटू आर के लिए डी भी ले सकते दूरी, फोर्स की मान -2, बल की मान -2, आर की डिस्टेंस है एल स्क्वायर, द्रव्यमान की m और इसकी भी m, दोनों मान सकते हैं। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन निकल आएगी एफ की, जी की, तो जी की कीमत क्या रहेगी, कैपिटल जी की कीमत एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम की पावर -1, एल और एल की पावर 3 हो जाएगी, ये 2 है और 1 है, 3 हो जाएगी और टी की पावर -2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कैपिटल जी की विमा भी निकाल सकते हैं, एम की घात -1, एल की पावर 3, टी -2। इस प्रकार से जी की परिभाषा ये हो जाएगी। एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर रखे हो तो जितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उस बल को कैपिटल जी कहते हैं। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है और इसकी डायमेंशन m-1 l3 t-2 होगी। डायमेंशन निकालेंगे क्या, f इंटू आर स्क्वायर अपन m1 m2, यहाँ से g का मान निकालो, इसका मल्टीप्लाई कर दो r का, r वर्ग का, और m1 m2 को नीचे ले आओ। तो इनकी डायमेंशन, बल की डायमेंशन विमा m t-2, दूरी की l स्क्वायर और द्रव्यमान की m, और दोनों द्रव्यमान की mm, तो m से कैंसिल हो जाएगा, m को ऊपर ले जाएंगे -1 l3 t की पावर -2। तो इस तरह से पूरा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।